गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर मेंडल्स के डायहाइब्रिड क्रॉस पे एक सेगमेंट बनाना चाह रहे हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स। तो देखिएगा, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में लगभग ऑलमोस्ट 30% हमने कर दिया है। अब यहाँ पे मेंडल्स के थर्ड लॉ की बात आती है। मींस मेंडल्स का जो पोस्टुलेट था वो थर्ड लॉ पे था। तो थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां हम लिख दें मेंडल्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है। तो देखिएगा मेंडल्स का थर्ड लॉ है। तो कौन सा लॉ है थर्ड लॉ? मींस पोस्टुलेट्स नंबर थर्ड। पोस्टुलेट नंबर थर्ड, और उस पोस्टुलेट का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस स्वतंत्र तरीके से गैमेट को अलग अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा जी कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है इस मेंडल्स के थर्ड लॉ को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो स्टेटमेंट एज यूजुअल जो हम हर बार करते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट। अब मैं बात करूं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, या मैं बोलूं कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ एलील्स, ओके, या ऐसे बोल दें कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, या ऐसे बोल दें कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। जब दो पेयर का ट्रेड हाइब्रिड में कंबाइन हो जाए, then the segregation of one pair of character, is independent of the other pair of character। तो जो हम जिसका सेग्रीगेशन करेंगे वो अलग तरीके से भी क्या हो जाएगा, एक अलग तरीके से अपना सेगमेंट बना लेगा। तो ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट था कि ईच कैरेक्टर इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन मोनोहाइब्रिड पैटर्न। यहां पे प्रत्येक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मोनोहाइब्रिड पैटर्न में रहता है। और मोनोहाइब्रिड पैटर्न का फिनोटाइपिक रेशियो सबको पता है। तो कितना पैटर्न था? 3:1। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? व्हेन बोथ द जीन आर प्रेजेंट ऑफ सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक बार फिर से सुन लीजिए स्टेटमेंट नंबर थर्ड कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन both the genes are present of separate homologous pair of chromosomes। तो ये तो कहानी हो गई। मींस ये जो स्टेटमेंट है ये तो थ्योरेटिकल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो मेन कंक्लूजन है डायहाइब्रिड क्रॉस का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में या नीट में इसका कंक्लूजन्स के बारे में ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो वो हम देखेंगे।
तो देखिएगा हम यहां बात कर लें स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, तो देखिएगा दिस लॉ is state that when two pair of traits are combined in a hybrid, तो मैंने क्या लिखा, दिस लॉ इज स्टेट दैट when two pair of traits are combined in a hybrid, then the segregation of one pair of character then the segregation of one pair of character then the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character is independent of the other pair of character। तो ये हो गया भैया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की कहानी। तो देखिएगा अब मैं बात करूंगा यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 की। तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार कि दिस लॉ इज स्टेट दैट व्हेन two pair of traits are combined in a hybrid then the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। ओके, स्टेटमेंट नंबर सेकंड देख लीजिए। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या बोलता है, ये बोलता है कि ईच कैरेक्टर इन डायहाइब्रिड क्रॉस इज इनहेरिटेड इन ए मोनोहाइब्रिड पैटर्न। तो इसका मतलब है ईच कैरेक्टर, यहां पर प्रत्येक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन ए मोनो हाइब्रिड पैटर्न। ईच कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन ए मोनोहाइब्रिड पैटर्न, और मोनोहाइब्रिड पैटर्न का रेशियो रहा 3:1। अब स्टेटमेंट नंबर थर्ड की बात कर लूं, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के लिए, और असर्शन रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। तो तीसरा स्टेटमेंट था कि इट इज applicable only when both the genes are present। it is applicable only when both the genes are present on separate pair of या ऐसा बोल दें सेपरेट होमोलोगस पेयर, सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया भैया क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया भैया स्टेटमेंट नंबर थर्ड की कहानी। ओके, तो देखिएगा इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ द जीन, it is applicable only when both the genes are present on separate homologous pair of chromosomes। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर थर्ड। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करता है, ये स्टेटमेंट फुलफिल करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि
यहां पे सपोज सीड है, ओके। एक बार हमें क्या करना है, सीड का, एक बार हमें क्या करना है, सीड का, सीड सेफ, और एक बार हमें क्या करना है, सीड का कलर, ओके। तो देखिएगा यहां पे भी होना चाहिए सीड का शेप, एक होगा राउंड, राउंड, एक होगा रिंकल, ओके। राउंड थोड़ा सा यहां पे अलग कर दें, राउंड और रिंकल। हम यहां बात कर लें, यहां बात कर लें कलर की, तो येलो, सीड का कलर येलो, ओके, और ग्रीन, और ग्रीन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्कशन करना है। अब हमें इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं बेटा जी। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन या मींस कॉन्क्लूजन्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशंस में, एक्सप्लेनेशंस, और एक्सप्लेनेशंस में हम लिख दें कॉन्क्लूजन्स ऑफ, कॉन्क्लूजन्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, कॉन्क्लूजन्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके। कॉन्क्लूजन्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे इट इज ए, इट इज ए क्रॉस ऑफ राउंड येलो इनटू रिंकल्ड ग्रीन। क्या बोला कि इट इज ए क्रॉस ऑफ राउंड येलो इनटू रिंकल्ड ग्रीन। तो देखिएगा ये है राउंड येलो का क्रॉस किया मैंने रिंकल ग्रीन के साथ। तो देखिएगा बेटा जी, तो मैंने कहा ये राउंड और ये है येलो, राउंड येलो का क्रॉस हुआ रिंकल ग्रीन में, ओके। तो देखिएगा बेटा जी, ये हो गई आपकी पेरेंटल जनरेशन, ये हो गई आपकी पेरेंटल जनरेशन। अब हमें क्या बनानी है यहाँ पे, F1 जनरेशन। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये बन गई आपकी F1 जनरेशन। क्या बन गई, F1 जनरेशंस। और ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ओके। अब यहीं से F1 जनरेशंस की मदद से हम क्या बना लें, F2 बना लें। तो देखिएगा F1 की मदद से हमने क्या बना लिया, F2 बना लिया। तो यहाँ पे हम रबर करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड किसने दिया था, रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर ने दिया था। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो हम सारे के सारे गैमेट को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये बन गए आपके चार टाइप के गैमेट। तो देखिएगा गैमेट नंबर फर्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ओके, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ओके। तो ये बन गए आपके गैमेट। अब इन्हीं गैमेट की मदद से मैं चेकर बोर्ड ड्रा कर दूं तो F2 जनरेशंस भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो F2 जनरेशंस यहीं बना लें हम। तो देखिएगा ये हमारे पास गैमेट मिल गए। अब हम बनाएंगे यहाँ पे F2 जनरेशन। तो देखिएगा F2 जनरेशंस कैसे बनानी है हमें,
देखिएगा, थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर लें, क्योंकि गैमेट का जो पोजीशंस है वो बड़ा होता है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा करें, अच्छा रहेगा। तो ये है भैया आपका F2 जनरेशन, F2 जनरेशंस। ओके, अब गैमेट्स क्या थे? गैमेट्स ये थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहीं पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब हम क्या कर देंगे बेटा जी, इन्हीं गैमेट को मिक्सअप कर देंगे। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन पूरे गैमेट्स का, इन पूरे गैमेट्स में क्या करना है? सेल्फिंग करनी है बेटा जी। ओके, तो देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये गैमेट तो हम बहुत पहले से बना के आ रहे हैं, तो ये गैमेट आपको वैसे याद हो जाना चाहिए ये गैमेट्स कैसे बने। ओके, इसके बाद देखिएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ओके, कैप स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये देखिए भैया जी, ये बन गए आपके 16 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट, 16 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट। अब देखिएगा, अगर ये 16 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बने हैं बेटा जी, तो अब हम इसमें फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे पता चल गया? तो देखिएगा यहीं पे हम क्या निकालेंगे अब? फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। तो देखिएगा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा था? ईच कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन मोनोहाइब्रिड पैटर्न। तो मोनोहाइब्रिड पैटर्न का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम यही बात कर लें, यही बात कर लें हम जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो की। तो देखिएगा बेटा जी, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1। अब यहाँ पे क्या था? जो फिनोटाइपिक रेशियो का रिजल्ट था तो 3:1 था। अब जीनोटाइपिक का भी होगा 1:2:1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1:2:1 में, तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको पहले मैंने बताया था, ये F2 जनरेशन थी। अब देखिएगा, अगर आपको पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो भी आ गया और जीनोटाइपिक रेशियो भी आ गया, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो? तो बताना क्या ये रेशियो भी सही है इसका, और ये भी कर दूं क्या ये भी सही है? 1:2:1। तो ये क्या? अच्छा, गलत हो गया सर, क्या होगा? एक मिनट, 1:2:4:1:1। अब सही है। तो ये भी क्या है? ये भी बेटा जी इसका रेशियो सही हो गया, सिस्टमेटिक तरीका है। अब देखिएगा हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया
9:3:1। तो देखिएगा, ओके, ठीक, ये ओके, ओके, अब ये हैं राउंड येलो, ये हैं राउंड ग्रीन, ये हैं रिंकल्ड येलो, और ये हैं रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे राउंड येलो कितने हो गए, राउंड येलो, तो देखिएगा यहीं पे कर लें, राउंड येलो कितने हैं, राउंड मींस राउंड फिगर कितने हैं 12, तो यहाँ पे हो गए राउंड 12, और रिंकल्ड हो गए 3 रिंकल्ड। तो देखिएगा यहीं पे मैं बोलूँ 12 हो गए राउंड और 3 हो गए रिंकल्ड, तो देखिएगा यहाँ रेशियो आ गया 3 क्यों 4 हो गए, 12 और 3 4, 4 हो गए बेटा जी। ओके 4, तो यहाँ पे क्या हो गए 4 हो गए, तो 4 3 या 12, तो देखिएगा 3 राउंड और 1 रिंकल, मतलब 3:1 का ये आ गया प्रूफ कि यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था प्रूफ में, यहाँ पे बोला गया था ना, ईच कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन मोनोहाइब्रिड पैटर्न, इन मोनोहाइब्रिड पैटर्न। तो देखिएगा ये रिजल्ट रहा, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे, ये जो रिजल्ट आया है ये कैसे आया है, तो ये भी देख लीजिएगा यहीं पे मैं आपको बता दूं कि पूरे चेकर बोर्ड में राउंड येलो एक होगा, ऐसे बनाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, ओके एक। अब दो की बात कर लें, पूरे चेकर बोर्ड में दो ये होंगे, दो, एक ये मींस एक ये और एक ये, ठीक, देखिएगा पूरे चेकर बोर्ड में दो, ये भी दो, एक ये और एक ये, ओके, ये वाले इस रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। पूरे चेकर बोर्ड में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार होंगे, एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक है। अब 1 पूरे चेकर बोर्ड में कैपिटल आर क्या स्मॉल वाई एक होगा, ये अकेला, देख लीजिएगा 1। अब देखिएगा पूरे चेकर बोर्ड में 2 कैपिटल आर ये 2, सॉरी ये तो हो गया, अब यहां पे देख लीजिएगा 2, ये वाला 2 की बात कर रहे हैं हम, इस वाले 2 की, ठीक है। तो कैसे आया, तो देखिएगा ये रहा 1 और 2, ठीक। अब इसको इरेज कर दें थोड़ा, ठीक है, देखिएगा अब बचा इसके बारे में 1, तो आपको दिख रहा होगा ये, अब बचा होगा 2, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, अब लास्ट में 1, तो ये रहा, आ समझ में। तो ये हम पूरा सिस्टमेटिक तरीका, और ठीक, और राउंड की अगर बात करने, राउंड कौन से हैं 9, तो ये राउंड देखिएगा यहां से, ये पूरे 9 राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये पूरे राउंड है, राउंड येलो। फिर यहीं पे राउंड ग्रीन, तो यहीं पे राउंड ग्रीन की भी बात कर लो, कौन कौन से राउंड ग्रीन, तो देखिएगा राउंड ग्रीन सबसे, ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड ग्रीन। अब आप कहोगे रिंकल्ड येलो, तो ये हो जाएंगे आपके रिंकल्ड येलो बेटा जी, ये वाले, ये 1 2, ये रिंकल्ड येलो, और वो हो जाएंगे आपके
ब्राउन ग्रीन। तो ये है आपका कॉन्क्लूजन्स ऑफ मेंडल्स थर्ड लॉ। मेंडल्स थर्ड लॉ आया समझ में? पूरा स्टेटमेंट विद डेफिनेशंस विद कॉन्क्लूजन्स विद रिजल्ट, यहां तक समझ में आ गया? तो ये था मेंडल्स का थर्ड लॉ। तो देख लीजिएगा एक बार फिर से, ये स्टेटमेंट था। इसके बाद हमने कॉन्क्लूजन ड्रा किया, कॉन्क्लूजन्स के बाद एक्सप्लेनेशंस ड्रा कर दिया। ओके, तो ये था आपका मेंडल्स का थर्ड लॉ। ये पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा जी, खत्म हो चुका है। ओके, और अगर ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो अब हम बात करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। यही बात कर लें कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो देख लीजिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो देख लीजिएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर आ जाए कहीं क्वेश्चन, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट होता है, कहीं 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 क्वेश्चंस बन सकते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। ओके, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि एक एक समय पे एक ही ऑर्गेनिज्म में 3 कैरेक्टर की स्टडी हो, उसको बोलते हैं हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर एट ए टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो मैं लिख दूं, स्टेटमेंट लिख दूं इस बार, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर at a time in an organism is called ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो बताइएगा अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस की बात कर लूँ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, इसकी बात कर लूँ एक्सप्लेनेशंस की, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशंस क्या बोलता है। बोलता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी डोमिनेंट ट्रेड है, तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेड के सामने क्या आएगा, रिसेसिव ट्रेड। तो देखिएगा इसको मैं मान लूं टाल, इसको मान लूं मैं राउंड, टाल, इसको टाल। ओके, इसको अलग अलग कलर से करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इसको मान लूं मैं राउंड, इसको मैं मान लूं येलो। ओके, टाल, राउंड, येलो। अब देखिएगा देखिएगा इसका क्रॉस किया मैंने। ओके, अब देखिए इसको भी मैं बना लूं, ड्रॉफ ड्रॉफ ड्रॉफ। ओके, रिंकल्ड ग्रीन, तो हमें ये मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल F1 जनरेशंस बनाएंगे। ओवरऑल F1 जनरेशंस बनाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, पहले डायरेक्ट ना बना के एक चीज बना देनी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि अभी आप लोग इतने होशियार नहीं हुए हो। ओके, तो देखिएगा, इसका गैमेट निकाल दूं। ओके, इसके अलग गैमेट निकाल दूं। ओके, अब क्या करूंगा, इन्हीं की इनब्रीडिंग करा दूंगा। क्या करूंगा, इन्हीं की इनब्रीडिंग करा दूंगा। क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, F2 जनरेशंस। क्या बनाने के लिए, F2 जनरेशंस बनाने के लिए। अब F2 जनरेशंस बन जाएगी ना, तो देखिए क्या बनेगी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये बन गई आपकी, क्या बन गई, F1 जनरेशंस। क्या बन गई बेटा जी, F1 जनरेशन। अगर मैं यहीं पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशंस की बात कर लूं, हेट्रोजाइगस कंडीशंस, हेट्रोजाइगस आप सोचो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कितने हो जाएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, n इज इक्वल टू हो जाएंगे 3। क्या हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है कि अगर हमें फॉर्मूले निकालने हैं, मींस फॉर्क लाइन मेथड को याद रखना है, तो फॉर्क लाइन मेथड नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने की जो अवधि होती है, मींस जो प्रक्रिया होती है, वो हम निकालते हैं। तो मैं बोलूं कि टाइप ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स बोल दूं या इसी को बोल दूं फिनोटाइपिक कैटेगरी। अब आप कहोगे कैसे फॉर्मूले आए, तो अभी अभी एक स्टेटमेंट अपना होगा, वो होगा फॉर्क लाइन मेथड्स पे, किस तरीके से हम गैमेट निकालते हैं, किस तरीके से फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, पॉसिबल टाइप्स ऑफ जायगोट। ठीक, तो 2 की पावर n, अगर 2 की पावर n है, 2 की पावर 3, तो कितने हो जाएंगे गैमेट, 8। तो F1 जनरेशंस में, F1 जनरेशंस में कितने गैमेट्स हो गए, 8 गैमेट्स। F1 जनरेशंस में कितने गैमेट्स, 8 गैमेट्स। अच्छा, F1 जनरेशन में 8 गैमेट। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं ये इसकी, तो ये क्या है, ये टाल है, ये राउंड है, ये येलो है, टाल है, राउंड, येलो, ये वाला आ गया। ओके, अब अगर मैं बात कर लूं कि F1 जनरेशंस में गैमेट बने कितने, F1 जनरेशंस में गैमेट बने 8। तो अगर मैं इन्हीं की सेल्फिंग करा दूं, तो देखिएगा क्या करा दूं, इन्हीं की सेल्फिंग करा दूंगा। तो सेल्फिंग कराने में क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मेल गैमेट्स मींस मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन करके 8 गैमेट यहां दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन करके 8 गैमेट यहां दे दिए। ओके, ठीक, मींस 8 टाइप्स के गैमेट यहां आ गए, मींस 8 टाइप्स के गैमेट यहां आ गए। अब क्या करूंगा, 8 टाइप्स के गैमेट्स को बनाने के लिए मींस इन्हीं की क्या करा दूंगा, मैं इनब्रीडिंग करा दूंगा। और इनब्रीडिंग कराने से क्या मिलेगा मुझे, F2 जनरेशंस में, मींस इनब्रीडिंग कराने से 8 इंटू 8 करूंगा तो कितने मिल जाएंगे मुझे गैमेट, 64 कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स इन 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 F2 जनरेशन। तो याद रखिएगा, F2 जनरेशन में ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में 64 गैमेट्स का कॉम्बिनेशंस मिलेगा, 64 टाइप्स के गैमेट्स का क्या मिलेगा बेटा जी, कॉम्बिनेशंस मिलेगा। तो ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस और हो गया बेटा जी ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये सारा का सारा क्राइटेरिया नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, अच्छी तरीके से नोट मेंटेन करिए। नोट मेंटेन करने के बाद आपको, आप इस सेगमेंट को, एक एक सेगमेंट को thoroughly बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे ही डिस्कस कर सकते हैं, और जिसको जिसको डिस्कस करना हो या डिस्कस करना चाहता हो, सर पूछता हो कि सर हम कैसे डिस्कस करें, जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो देखिएगा ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप क्या कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है,
इस पे आप क्वेश्चंस लिखें या कोई भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट हो क्वेश्चंस लिखें और सेंड कर दें, आपको इंस्टेंट ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नोट डाउन करना हो तो। तो आज का जो सेगमेंट था वो बेटा जी यहीं तक है। अब हम कल बात करेंगे, तो देख लीजिए कल हम बात करेंगे क्रॉस की, कि कौन कौन से क्रॉस होते हैं, मींस बैक क्रॉस में कौन कौन से क्रॉस आते हैं, जैसे टेस्ट क्रॉस, ओके, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, है ना, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्क लाइन मेथड्स की। फॉर्क लाइन मेथड मींस एप्लीकेबल ऑन इन द केस ऑफ सेल्फिंग, मतलब अगर हमें जैसे मैं बोलूं, फॉर्क लाइन मेथड का मतलब होता है टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर इनसाइड द गैमेट। गैमेट के अंदर हमें ये पता लगाना हो कि वास्तव में फैक्टर का कितना बड़ा रोल है। ये एक गैमेट दिया खूब बड़ा, अब उस गैमेट, जैसे हम बोले कि एक दीवार बनी है या एक ये बोर्ड है, इस बोर्ड में किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन मिला, इसका कंपोजिशन हुआ है, एक बोर्ड तैयार हुआ है। तो इसका मतलब है एक गैमेट को या बहुत सारे गैमेट्स को बनाने के लिए फैक्टर का कितना बड़ा रोल है, उसके लिए हम फॉर्क लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, थैंक यू।